आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनपी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस अड्डा। देखिए, पिछले वीडियोज में हमने आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी द्रव में ठोसों की विलेयता। देखिए बेटा, इस टॉपिक को लेने से पहले हमें यह जानकारी हासिल करनी होगी कि ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी कि हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में जानना है। अब आप सॉल्युबिलिटी तक पहुंचने के लिए पहले आपको 3 वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा। क्या वर्ड्स है वो, ध्यान दें। जब आप सॉल्यूशन फॉर्म करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, जैसे मान के चलो मैंने कहा एक सॉल्यूशन बनाना है मुझे, और इस सॉल्यूशन में बनाने के लिए मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया। क्या ले लिया? 1 लीटर वाटर। और इसमें अब मैं एक सॉल्यूट डिसॉल्व करना चाहता हूं, कोई विलय मिलाना चाहता हूं, और वो मान के चलो हमने विलय ले ली शक्कर, शुगर ले लिया हमने। हम इसमें शुगर मिलाना चाहते हैं, किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब आप ध्यान से देखें, अब मैं इसमें कंडीशन बयां कर रहा हूं। मान के चलो आपने शुरुआत में इसमें 5 ग्राम शुगर ऐड की। देखिए बेटा, जब आपने इसमें 5 ग्राम शुगर ऐड की तो वो शुगर इसमें क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी। आप इसको चम्मच से हिला देंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगी। ध्यान दें, 5 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद क्या इस विलयन में और अधिक शुगर ऐड की जा सकती है? अगर और अधिक शुगर ऐड की जा सकती है तो फिर ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक, मोर टू मोर सॉल्यूट यानी कि विलय घोला जा सके, डिजॉल्व किया जा सके, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जरा देखिए, आप इसमें ऐड करते गए, 5 ग्राम ऐड किया, डिजॉल्व किया, हो गया। 10 ग्राम किया, डिजॉल्व किया, वो भी डिजॉल्व हो गया। ऐसे ही आप ऐड करते गए। मान के चलो अब की बार आप कहां पे पहुंच गए? 300 ग्राम पर। अब 300 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद आपने चम्मच से उसको हिलाया तो वो ऐड भी हो गया, डिजॉल्व भी हो गया। अब अगर आप 1 मॉलिक्यूल शुगर का इसमें डालें तो आप कितना भी डिजॉल्व करने की कोशिश करना, वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त विलयन। फिर भी आप नहीं माने, आपने कहा नहीं सर मैं तो और डालूंगा। अब आपने इस कंडीशन के बाद भी इसमें और सॉल्यूशन मिला दिया, और उसके बाद सॉल्यूट मिला दिया। उसके बाद आपने मान के चलो 10 ग्राम और मिला दिया इसमें। तो ऐसी स्थिति में आपका ये 10 ग्राम इसमें डिजॉल्व तो होगा, लेकिन पहले से जो डिजॉल्व सॉल्यूट है वो इसमें से इसकी तलछट में आ जाएगा, और इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि अवच्छेद। और इस तरीके के सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपर सैचुरेटेड।
सॉल्यूशन यानी कि अति संतृप्त। इस चीज को ऐसे समझे, जैसे मान के चलो मैं और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे आप खाना खिला रहे हो, आपने मुझे एक रोटी सर्व की, मैं उसे खा गया, लेकिन क्या मेरी भूख शांत हो गई? नहीं। इसका मतलब मैं अभी भी क्या हूं? असंतृप्त हूं। आपने मुझे 2 रोटियां और दी, वो भी मैंने खा ली, लेकिन अभी भी मेरी भूख शांत नहीं हुई, तो भी मैं अभी क्या हूं? असंतृप्त हूं। आपने मुझे 1 रोटी और दे दी, मैंने वो भी खा ली। अब मैंने जब वो 4 रोटियां खा ली तो मेरी भूख शांत हो गई। उस समय मैं कहूंगा बस अब और नहीं। वो बस अब और नहीं वाली कंडीशन है ना, वही कंडीशन क्या कहलाती है? संतृप्त कंडीशन कहलाती है। यानी कि जब हम इस सॉल्यूशन में शुगर ऐड करते जा रहे हैं तो पहले उस वाटर के अंदर शुगर डिजॉल्व होती जा रही थी, तो वाटर डिमांड कर रहा था कि और शुगर डिजॉल्व करो, और शुगर डिजॉल्व करो, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ गई कि अब उस वाटर में और अधिक शुगर डिजॉल्व किया जाना संभव नहीं था। वो कंडीशन थी बस अब और नहीं वाली। उस बस अब और नहीं वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त। यानी कि संतृप्त विलयन वो विलयन है जिसमें एक स्थिर ताप पर, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है। टेम्परेचर कैसा है? यहां स्थिर है, नियत है, ताप नहीं बदलना चाहिए, अन्यथा आपकी सैचुरेटेड कंडीशन बदल जाएगी। फिर स्थिर ताप पर और अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाना संभव ना हो, उसे कहते हैं संतृप्तता की स्थिति। अब देखो फिर से हम उसी एग्जांपल पे चलते हैं। आप तो नहीं माने, आपने कहा सर आप 4 रोटियां तो खा गए, नहीं अब तो आपको 1 रोटी और खानी पड़ेगी। अब आपने जिद की मतलब विलयन में और अधिक विलय घोला जाना संभव नहीं था, लेकिन आपने जिद की और विलय डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में जब आप मुझसे जिद करोगे, नहीं सर आपको तो 1 रोटी और खानी पड़ेगी, उस स्थिति में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो मैंने खाया है वो भी बाहर निकलने की स्थिति में आ जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। उस वोमिटिंग वाली स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त। क्योंकि यहां क्या किया था मैंने? जब इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट और ऐड किया था संतृप्तता आने के बाद, सैचुरेटेड होने के बाद, तो पहले से इसमें डिजॉल्व सॉल्यूट अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में क्या हो गया? अलग हो गया था। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? अति संतृप्तता की स्थिति। तो इस तरीके से सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना विलय किया जा सकता है उसके आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो गए। एक अनसैचुरेटेड असंतृप्त सॉल्यूशन, दूसरा सैचुरेटेड संतृप्त सॉल्यूशन, और तीसरा हाइपर सैचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त सॉल्यूशन। मुझे लगता है आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें ये चीज सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए बतानी पड़ी। अब आप देखें कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। आपने क्या किया कि 1 लीटर, या आप ये मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो पूरा का, ये ध्यान रखना ये क्या है? सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी क्या है? सॉल्यूट डिजॉल्व है। अब आप देखें 1 लीटर सॉल्यूशन में सैचुरेशन की कंडीशन आने तक, सैचुरेशन की कंडीशन, संतृप्त विलयन बनने तक कितने मोल, इसकी क्वांटिटी किस में लेनी है? मोल में। कितने मोल सॉल्यूट घोला गया है वही उसकी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। तो देखो मैं डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं हिंदी में। स्थिर ताप पर
1 लीटर विलयन में संतृप्त विलयन बनाने के लिए घोले गए विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता कहलाती है। अब आप ध्यान से देखें कि एक बात बताइए, मैंने सॉल्यूशन कितना लिया है? 1 लीटर। आपको ध्यान करो, मैंने एक मोलैरिटी बताई थी। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी कि सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। फिर हम देखते थे उसमें कितने मोल विलेय है, वही उसकी मोलैरिटी कहलाती थी। तो मोलैरिटी में भी हमने यही फॉर्मूला लगाया था कि विलेय के मोल यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। और ये आयतन किसमें होना चाहिए था? लीटर में होना चाहिए था। यहां पे भी हमने क्या किया है? मोलैरिटी, और यही जो चीज है वो किस में आएगी? सॉल्युबिलिटी में आएगी। सॉल्युबिलिटी में भी हमने क्या किया है? विलेय किस में लिया है? मोल में लिया है, यानी कि विलेय के मोल अपॉन विलयन किस में लिया है? लीटर में लिया है, यानी कि विलयन का आयतन, और वो भी किस में? लीटर में। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोलैरिटी में। सॉल्युबिलिटी को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोलैरिटी में। यानी कि सॉल्युबिलिटी की वही यूनिट होगी जो मोलैरिटी की होगी। सॉल्युबिलिटी लाइक मोलैरिटी। बस एक शर्त है इसमें, एक कंडीशन है इसमें। क्या कंडीशन है? मोलैरिटी हर कंडीशन पे लागू हो जाएगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी ओनली फॉर संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही लागू होगा। मोलैरिटी में चाहे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, सबके लिए निकाला जा सकता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी केवल और केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए निकाली जा सकती है। इसलिए डेफिनेशन में ये जो दो चीज हैं, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। क्या कहेंगे आप? स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन का भी कितना? 1 लीटर। संतृप्त विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एक डेफिनेशन तो हमने ये ले ली। अब क्या किया हमने बेटा? आईयूपीएसी ने इसके मानक बदले। आईयूपीएसी ने कहा कि भाई सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी में रिप्रेजेंट मत करो, तो उसने फिर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बना दिए, मानक बना दिए, स्टैंडर्ड कंडीशन बना दी। क्या बना दिए? कि आपने कहा कि सॉल्यूशन की जगह आप लो सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की मात्रा भी, क्वांटिटी भी फिक्स की उसने, कितनी? 100 ग्राम। अब की बार, अब देखिए आईयूपीएसी के अनुसार सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशंस लगाई गई वो आप देखें। उसने कहा कि सॉल्वेंट कितना लेना चाहिए? 100 ग्राम। दूसरी, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, और सॉल्वेंट 100 ग्राम लो। और अब इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट डिजोल्व करो, और कब तक डिजोल्व करना है? जब तक कि ये संतृप्त विलयन ना बन जाए। संतृप्त विलयन बनने तक इस सॉल्यूट की जितने ग्राम मात्रा इसमें डिजोल्व होगी, वही इसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी। जैसे मान के चलो विलयन आपने 100 ग्राम लिया, और इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने एक सॉल्यूट घोला, और सॉल्यूट से ये विलयन संतृप्त हुआ, मान के चलो 10 ग्राम में। 10 ग्राम सॉल्यूट घोलने पर ये विलयन संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, तो फिर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 10 ग्राम, 10 मानी जाएगी।
सॉल्युबिलिटी कितनी मानी जाएगी? 10। जितने ग्राम सॉल्यूट आप उसमें डिजोल्व करोगे, किसमें? 100 ग्राम सॉल्वेंट में, वही सॉल्यूट की क्वांटिटी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो अब नई डेफिनेशन आईपीएससी ने क्या बना दी कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए घोली गई विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ध्यान रखना, ये सॉल्युबिलिटी हम किसकी पढ़ रहे हैं? सॉलिड की। किसमें पढ़ रहे हैं? लिक्विड में। हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हम डिजोल्व किसको करेंगे? सॉलिड को। किसमें डिजोल्व करेंगे? लिक्विड में, द्रव में। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आप ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी की। एक तो सामान्य जनरल डेफिनेशन है कि 1 लीटर विलयन में, सारी डेफिनेशन स्थिर ताप पर है। स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में घोले गए संतृप्त विलयन बनाने के लिए डिजोल्व किए गए विलेय के मोलों की संख्या को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और दूसरी है स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए डिजोल्व किए गए सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ये दो आपको डेफिनेशंस हमने आपको बता दी। ये हो गया साहब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, चलो लिख देता हूं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी कौन सी है? सॉलिड इन लिक्विड। तो ये हमें फैक्टर देखने के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी द्रव में ठोसों की विलेयता को प्रभावित करेंगे। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहला फैक्टर अपन ले रहे हैं यहां पर नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति, ये वाला फैक्टर ध्यान दे बेटा, बहुत आसान है ये फैक्टर। क्या कह रहा है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक डिजॉल्व लाइक। बोले तो समान समान को घोलता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना, समान समान को घोलता है। देखिए बेटा हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखिए सॉल्यूट है यानी कि विलेय। ये कैसा कैसा हो सकता है? एक सॉल्यूट हमारे पास हो सकता है ध्रुवीय यानी कि पोलर, दूसरा हो सकता है आयनिक, और तीसरा हो सकता है अध्रुवीय, नॉन पोलर। ऐसे ही जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या हो सकता है? अब देखिए बेटा सॉल्वेंट कभी आयनिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? लिक्विड। सॉल्वेंट तो हमारे पास कैसा है? लिक्विड। और सॉलिड कैसा है हमारे पास? सॉल्यूट कैसा है हमारे पास? सॉलिड।
तो जो सॉलिड है वो 3 टाइप का है, पोलर हो सकता है, आयनिक हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। सॉल्वेंट हमारे पास 2 टाइप का होगा, एक तो होगा पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर। अब मैं क्या कह रहा हूं, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। तो ध्यान रखना कि पोलर और आयनिक, पोलर और आयनिक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में अधिक होगी, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम। यानी कि मैं ये कह रहा हूं यहां तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अधिक, सॉल्युबिलिटी, मोर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। और अगर मैं इनकी इसमें बात करूं तो यहां इसकी लेस सॉल्युबिलिटी होगी। और उल्टा करें हम, अगर मैं नॉन पोलर तो ले लूं क्या, सॉल्यूट, तो नॉन पोलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी, और पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी, कम। तो आप ध्यान रखना कि ध्रुवीय या आयनिक, पोलर और आयनिक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में अधिक होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम। या हम ये कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होगी, अधिक होगी, और पोलर सॉल्वेंट में कम होगी। तो बोलो ये बात समझ में आ गई, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, एक तो हो गया हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा अपन आपको यहां पे बता रहे हैं, यही थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए, मान के चलो मैं तुमसे कहूं कि सर आप ग्लूकोज की बात करें, एक तो ग्लूकोज है और एक वाटर है। एक हम सॉल्ट, नमक की बात करें, इसको भी हम किस में डिसॉल्व करना चाहें, वाटर में। एक हम लिक्विड ले लेते हैं HCl, इसको भी किस में डिसॉल्व करना चाहें, वाटर। एक हम अल्कोहल, छोड़ो इतना ही ले लेते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं तुमसे पूछूं, चलिए और ले लेता हूं, शक्कर ले लेता हूं, शुगर ले लेता हूं, इसको भी हम किस में डिसॉल्व करना चाहें, वाटर। अब मैं तुमसे कहता हूं कि आप जानते हो वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, यहां NaCl कैसा है, आयनिक है, ये कैसा है, ये भी लगभग आयनिक भी होता है और पोलर भी होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयनिक एंड पोलर। अब बात करते हैं शक्कर और ग्लूकोज को हम लगभग नॉन पोलर मानते हैं। अब आप देखिए, अगर हम उस लाइन को पकड़ के चलते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो बताओ क्या नॉन पोलर सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, बोलो। नॉन पोलर सॉल्यूट क्या वाटर, वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट, क्या डिसॉल्व होना चाहिए? तो आप उस लाइन के अनुसार कहेंगे कि सर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हो ग्लूकोज वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, ये डिसॉल्व है, डिसॉल्व। तो सर ये कैसे, अभी तो आपने कहा था कि लाइक डिसॉल्व लाइक। आप देखें बेटा,
कि मैंने ये नहीं कहा था कि वो डिजॉल्व नहीं होगा, मैंने ये कहा था उसकी सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। अगर मैं बात करूं NaCl को वाटर में डिजॉल्व करूं, क्योंकि NaCl आयनिक है, HCl पोलर है, तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी वाटर में ग्लूकोज और शुगर की कंपैरेटिवली अधिक होगी। आयनिक और पोलर सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट की तुलना में अधिक होगी, ये बात है। तो सर आप एक बात बताइए, इनकी कम कहां होती है? हम तो खूब ग्लूकोज शक्कर घोलते हैं, घुल जाते हैं। आप बेटा नहीं अंदाजा लगा सकते हो, ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट करनी पड़ती है कि कहां ज्यादा मात्रा। देखिए आप ऐसा करें, फिक्स 100 ग्राम क्या लें, वाटर लें सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन करने के लिए। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में हमने स्टैंडर्ड कितना लिया था, 100 ग्राम वाटर लिया था। टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, वाटर का टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में बदलना नहीं चाहिए। अब आप ऐसे दो पॉट बना लीजिए। आपने दो पॉट बना लिए, एक पॉट तो ये बना लिया और दूसरा पॉट हमने ये बना लिया। अब आपने इसमें भी कितना लिया है, 100 ग्राम वाटर, इसमें भी कितना लिया है आपने, 100 ग्राम वाटर। अब एक बार तो इसमें क्या डाल रहे हो आप, NaCl, इसमें तो आप मिला रहे हो NaCl और इसमें आप क्या मिला रहे हो, ग्लूकोज। टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। अब आप इनको डिसॉल्व करते जाएं, आप देखेंगे कि NaCl अधिक क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, NaCl की, और ग्लूकोज कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा, इसका मतलब ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी कम होगी। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, आखिर ये ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व क्यों हो गया? तो बेटा इसके अन्य फैक्टर काम करते हैं। वो तो हमने बता दिया लैग डिसॉल्व लैग की किसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी और किसकी कम होगी, ये तो अलग बात है। अब अन्य फैक्टर क्या काम करते हैं डिसॉल्व सॉल्यूशन बनने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए, वो देखिए कई सारे फैक्टर हैं। आप यहां देखिए, आप को दो प्रकार की सॉल्यूट को, एक तो डिपेंड करता है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ, मैक्सिमम टाइम हम यहां सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि वाटर में विलय हो जाएगा। कोई भी सॉल्यूट अगर विलायक, कोई भी विलायक के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ग्लूकोज और शक्कर के साथ ऐसा ही होता है। ग्लूकोज और शुगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती हैं, इसकी वजह से वो उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। एक और फैक्टर है, वो है, एक होती है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी। जल योजन ऊर्जा। ध्यान देना बेटा, लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस एनर्जी है कि कोई भी सॉलिड है, सॉलिड क्या कोई ना कोई लैटिस होता है, जालक होता है। जब भी कोई सॉलिड किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो मैंने कहा, मान के चलो जैसे ये एक जालक है, अब इस जालक में उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये मैंने जो इस तरीके से पार्ट्स बना दिए ना, वो उनके एक मॉलिक्यूल, जैसे मैंने कहा ये जालक का एक मॉलिक्यूल ले रहा, एक मॉलिक्यूल ले रहा, ये एक मॉलिक्यूल ले रहा, एक मॉलिक्यूल ले रहा, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जालक में। मान के चलो जैसे मैंने समझाने के लिए ले रहा हूं, ये NaCl है, ठीक है। तो अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करना है
तो पहला काम तो क्या होगा कि इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इस जालक को तोड़कर इन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना पड़ेगा, पहला काम। तो सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने चाहिए, ये लो सब मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। फिर दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है वो जो सॉल्वेंट आपने लिया है, जैसे मैं यहां वाटर ले रहा हूं, वो वाटर के मॉलिक्यूल इनको चारों तरफ से आके घेर लेंगे, ये घेर लिए। अगर ऐसा काम हो गया कि एक तो जालक टूट गया और जालक टूटने के बाद अपने अपने मॉलिक्यूल्स में सेपरेट हो गया और फिर विलायक के मॉलिक्यूल उस जालक के, उस सॉलिड के मॉलिक्यूल को चारों तरफ से घेर लें, तो हम कहेंगे कि वो सॉलिड उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया। तो आप देखिए दो काम हो रहे हैं। पहला, जालक तोड़ा जा रहा है। जालक तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी चाहिए। तो वास्तव में जालक ऊर्जा होती क्या है? एक मोल ठोस सॉलिड, एक मोल सॉलिड लैटिस यानी कि जालक को उसके मॉलिक्यूल्स में सेपरेट करने के लिए आवश्यक रिक्वायर्ड एनर्जी ही क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा कहलाएगी। दूसरी होती है हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। इसको विलायकन ऊर्जा भी कह सकते हैं आप। क्या भी कह सकते हैं? विलायकन ऊर्जा। अगर आपने क्या लिया हुआ है? सॉल्वेंट वाटर लिया हुआ है, तब तो उसे कहेंगे जल योजन ऊर्जा। और अगर वाटर के अलावा कोई अदर सॉल्वेंट लिया हुआ है तो सबके लिए अपन सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे? विलायकन ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा है जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा क्या है? एक मोल लैटिस को जलयोजित होने के लिए यानी कि डिजॉल्व होने पर मुक्त होने वाली, निकलने वाली, सेपरेट होने वाली एनर्जी को अपन क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि देखो यहां तो ऊर्जा दी जाती है और इस कंडीशन में ऊर्जा बाहर निकलती है, इवेपोरेट, वहां से निकलती है, यहां दी जाती है। तो अब ध्यान रखना, यदि लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, जालक ऊर्जा का मान जलयोजन ऊर्जा से ज्यादा है, तो फिर वो सॉलिड डिजॉल्व नहीं होगा। ध्यान रखना भाई, डिजॉल्व नहीं होगा। और यदि मैं कह दूं, उल्टा कर दूं कि लैटिस एनर्जी तो क्या है? कम, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा, तो फिर वो सॉलिड डिजॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है कि कौन सा सॉलिड, ध्यान रखना, कौन सा सॉलिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, वो किस बात पर निर्भर करता है? लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी पर। यदि उस सॉलिड के लिए लैटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तब तो वो सॉलिड डिजॉल्व हो जाएगा। और यदि लैटिस एनर्जी ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और फिर आप देखें कि जब देखिए सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए ये वाली कंडीशन कभी लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां तो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, और सॉल्युबिलिटी तो तब निकलेगी जब पहले वो डिजॉल्व तो हो। भाई पहले वो डिजॉल्व होगा तभी तो सॉल्युबिलिटी निकालोगे आप कि कितनी मात्रा में डिजॉल्व हुआ, पहले डिजॉल्व होना चाहिए। तो जो सॉल्युबिलिटी की कंडीशन है वो केवल और केवल अप्लाई होगी कौन सी वाली कंडीशन में? जहां जालक ऊर्जा का मान क्या हो? कम। किससे? जलयोजन ऊर्जा से। तो पहले तो वो डिजॉल्व होना चाहिए। अब डिजॉल्व होने के बाद फिर ये देखो कौन ज्यादा डिजॉल्व हो रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, कौन कम डिजॉल्व हो रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब वो कौन ज्यादा होगा वो लाइक डिजॉल्व लाइक से पता पड़ जाएगा, समान समान को घोलेगा।
तो जो समान नेचर के होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, जो कम विपरीत डिफरेंट नेचर के होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप, ये पहला फैक्टर हो गया हमारा, कौन सा, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हम ले रहे हैं यहां पर बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर बहुत आसान है। आपको क्या करें कि कोई भी एक सॉल्यूशन बनाओ। मैं यहां दो सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां मैंने कोई सॉल्वेंट लिया है, यहां भी मैंने कोई सॉल्वेंट लिया है, और अब इसमें मैं सॉल्यूट डालूं, इसमें भी मैं सॉल्यूट डालूं। अब जानते हैं, अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर जो रिएक्शन हो रही है वो यदि एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक मींस ऊष्माक्षेपी, और ऐसे ही इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर रिएक्शन हो रही है हमारी एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी। अब ध्यान देना सर, ये एक्जोथर्मिक क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसको होने पर ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक, और जिसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक कंडीशन के लिए जो आपने एक पढ़ा होगा, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एंथैल्पी परिवर्तन। अब जरा देखना, ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं, शो करते हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इस कंडीशन में मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखना कि वे सॉल्यूट जिनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा शोषक्षेपी अभिक्रिया होती है, उनका ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। यह किसने बताया था? मैं, ली शातेलिए। ध्यान करो, ली शातेलिए ने क्या कहा था कि साम्य पर इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है, उस डायरेक्शन में कंप्लीट होने का प्रयास करती है जिसमें किए गए परिवर्तन के इफेक्ट को नष्ट किया जा सके या कम किया जा सके। देखिए, इसको ऐसे भी समझाऊं मैं आपको, जैसे मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आपने एक लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या ये ले लो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें ऊष्मा अवक्षेपित होती है, ऊष्मा निकलती है, यानी कि ये कैसा रिएक्शन हो गया? एक्जोथर्मिक। अब आप देखिए, ये अभिक्रिया आ गई, मान के चलो साम्य पर। जरा ध्यान से देखना कि जैसे ही इसको वाटर में डाला ऊष्मा निकल रही है। इसका मतलब देखिए, कोई भी रिएक्शन ऊष्मा कब निकालती है? जब उसके पास ऊष्मा ज्यादा हो। मैं कहूं, आप कोई भी चीज अपने से दूर कब करोगी? जब आपके पास उसकी कमी होगी या आपके पास उसकी अधिकता होगी? अधिकता होगी, क्योंकि कमी वाली चीज के लिए तो हम तरस रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ये चीज हमारे पास आ जाए। जिस चीज की हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी है हम उसको बाहर फेंकते हैं। तो
ऐसे ही ये जो रिएक्शन है वो ऊष्मा को बाहर क्यों फेंक रही है? क्योंकि इसके पास ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है। और ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया? इस कंडीशन में आपने इसके टेम्परेचर को और बढ़ा दिया। एक तो बेचारी रिएक्शन ऊष्मा से वैसे ही परेशान, ऊष्मा को बाहर फेंक रही थी, ऊपर से आपने उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, यानी कि ऊष्मा और दे दी। बताइए ये रिएक्शन नाराज होगी कि खुश हो जाएगी? नाराज होगी कि नहीं होगी? एक तो मैं वैसे ही परेशान, टेम्परेचर से ऊष्मा बाहर निकाल रही हूं मैं, और तूने और उल्टी मुझे हीट दे दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगी? ये रिएक्शन नाराज हो जाएगी। और रिएक्शन क्या थी? कैल्शियम ऑक्साइड का पानी में घुलना। तो नाराज होने की स्थिति में मैं ना हो रही, क्यों हूं भाई? रिएक्शन क्या होती हमारी? कैल्शियम ऑक्साइड को हमें पानी में डिजोल्व करना है, और आपने टेम्परेचर बढ़ा के उसको नाराज कर दिया, तो वो डिजोल्व होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जो सॉल्यूट है वो नाराज हो जाएगा और उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और उल्टा कर दूं मैं, मान के चलो आपने ये रिएक्शन ले अगर आपने ये ले लिया होता NaNO3 प्लस H2O, इसको डिजोल्व कर रहे हो, तो ये जो रिएक्शन है ये होती है बेटा आपकी एंडोथर्मिक। अब यहां एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये इसमें डिजोल्व हो रहा है, और रिएक्शन कैसी हो रही है? एंडोथर्मिक हो रही है। तो इस एंडोथर्मिक को मतलब जब हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो ये ऊष्मा का क्या कर रहा है? अवशोषण, यानी अवशोषण कर रहा है, मतलब चार खींच रहा है। ये क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसको ऊष्मा की आवश्यकता है, ये चाहता है मुझे कहीं से ऊष्मा मिले। और ऐसी कंडीशन में आप गए और इसका टेम्परेचर बढ़ा के आ गए, तो बताओ NaNO3 क्या हुआ? खुश हो जाएगा। आहा, मुझे तो किसकी जरूरत थी? ऊष्मा की। इस व्यक्ति ने आकर मेरा ताप बढ़ा दिया, मुझे तो मजे आ गए। तो बताओ उस मजे में ये ज्यादा घुलेगा या कम घुलेगा? ज्यादा घुलेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डाउन होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो बेटा अब आपको पूछा जाए कि सर ऐसे कौन कौन से सॉल्यूट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, अर्थात जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूट है, जैसे एक तो मैंने आपको लिख ही दिया, कौन सा? CaO। ऐसे हम बात करें, रेड से लिख देता हूं, सेम हो जाएगा। ऐसे हम बात करें NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जिनको अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डाउन होती है। ऐसे ही कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनकी रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। जैसे एक अभी मैंने आपको लिख दिया NaNO3, तो दूसरा ऐसे में बात करूं किसकी? KNO3, NaCl, शुगर पानी, वो चीनी। आप देखते हो चीनी ठंडे पानी में विलेयता अधिक होती है, गर्म पानी में? गर्म पानी में। क्यों? क्योंकि शुगर को जब पानी में घोलते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए शुगर ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में अधिक विलेय होती है। ध्यान रखना इस बात को। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पानी के साथ डिजोल्विंग के केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं, जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब मैं एक स्पेशल केस आपको बता रहा हूं, ध्यान दें। एक स्पेशल केस है बेटा
SO4 10H2O, इसको ग्लूवर सॉल्ट कहते हैं, ग्लूवर सॉल्ट। इस सॉल्ट को आपको वाटर के अंदर डिजोल्व करना है। इस सॉल्ट के साथ बहुत मजा आता है। जैसे ही इस सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं, ध्यान देना, मैं एक यहां ले रहा हूं इसकी सॉल्युबिलिटी और यहां ले रहा हूं मैं टेम्परेचर। अब जरा देखना, जब मैं इसका टेम्परेचर 0 रखता हूं और 0 से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो शुरुआत में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और एक निश्चित टेम्परेचर तक सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। वो मैंने मान लिया 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कितना टेम्परेचर जैसे ही 0 से बढ़ाते 32.4 तक पहुंचा, तब तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, बढ़ी। और जैसे ही 32.4 से 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से और ज्यादा जाता हूं तो फिर सॉल्युबिलिटी घटने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और 32.4 पे जाके क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और 32.4 के बाद 32.4 के बाद फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा 32.4 डिग्री सेल्सियस पर इस ग्लूवर लवण का डिहाइड्रेशन हो जाता है और इसके मॉलिक्यूल में जो ये 10H2O थे, ये जो 10H2O थे, ये बाहर निकल जाते हैं और 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये Na2SO4 में बदल जाता है। तो जैसे ही यहां इसकी नेचर अलग थी, यहां इसकी नेचर अलग हो गई। जब तक ये H2O के साथ था, यानी कि इसके मॉलिक्यूल, इसके जालक में H2O के अणु थे, H2O के मॉलिक्यूल थे, तब तक ये वाटर में डिजोल्व करने पर कौन सी रिएक्शन शो कर रहा था, एंडोथर्मिक। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तो उस कंडीशन में 10H2O के मॉलिक्यूल बाहर हो गए। अब Na2SO4.10H2O किस में बदल गया, Na2SO4 में। और Na2SO4 वाटर में डिजोल्विंग के समय कौन सी रिएक्शन शो करता है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ग्लूवर लवण का विशेष केस है, ग्लूवर सॉल्ट का। तो और ये ध्यान रखना, 32.4 डिग्री जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इस पर ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है। जो क्रिस्टलाइन वाटर है, क्रिस्टलीय जल है, वो उसमें से बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखेंगे ग्लूवर सॉल्ट को। ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया, कौन सा, टेम्परेचर। और तीसरा फैक्टर अपन ले रहे हैं लास्ट, वो ले रहे हैं हम बेटा प्रेशर, यानी कि दबाव। ध्यान देंगे, हमारे पास हम डिजोल्व किसको कर रहे हैं, सॉलिड को। किस में डिजोल्व कर रहे हैं, बोलो, लिक्विड में। यानी कि देखिए, सॉल्यूट तो कौन है हमारे पास, सॉलिड, प्लस सॉल्वेंट कौन है हमारे पास, लिक्विड। और आपको पता है बेटा, सॉलिड और लिक्विड दोनों पर ही प्रेशर का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, नेग्लेजिबल। अब जब दोनों पर ही प्रेशर का नेग्लेजिबल इफेक्ट है तो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी पर भी
प्रेशर का बहुत कम यानी नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठोसों की द्रव में विलयता पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि नो इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एक टॉपिक समाप्त हुआ बेटा। हमारा टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए